हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। आज का हमारा टॉपिक है सोलो मॉडल पार्ट नंबर 3। सोलो मॉडल के पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक सोलो मॉडल, पार्ट नंबर 2 में पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस किया था। आज इस पार्ट के अंदर हम पार्ट नंबर 3 में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और लास्ट टाइम हमारा इंप्लीकेशंस ऑफ द सोलो मॉडल को डिस्कस करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज पहले जाकर उन्हें देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो ज्यादा यूजफुल लगे। सो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 सोलो मॉडल, राइट। उसमें हमारा पहला टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी का इंप्रूव हो जाना, राइट। जब भी इकोनॉमी के अंदर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गया है या फिर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो गया है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो सेम बेसिक सोलो मॉडल की तरह ही होता है। बेसिक सोलो मॉडल के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता था वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर होता था, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ एक एलिमेंट और ऐड हो जाता है, वो होता है एफिशिएंसी, राइट। इन द बेसिक सोलो मॉडल आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, राइट। ये दो चीजों का फंक्शन होता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। तो जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो जो लेबर होती है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी प्रेजेंट लेबर है हम उसे एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी टोटल इकोनॉमी की एफिशिएंट लेबर आ जाएगी। और जो ई होता है वो एफिशिएंसी को शो करता है लेबर्स की, राइट। जो प्रोडक्शन फंक्शन तो आ गया हमारे पास। अब प्रोडक्शन फंक्शन वहां पर जब हम आउटपुट, टोटल आउटपुट को एल से डिवाइड करते थे तो हमारे पास क्या आता था, पर वर्कर आउटपुट। यहाँ पर हमारे पास हम जो है एल से नहीं बल्कि एल इंटू ई से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पर वर्कर इफेक्टिव आउटपुट, राइट। सो y अपॉन में एल इंटू ई इज पर वर्कर इफेक्टिव आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल अपॉन में एल इंटू ई पर वर्कर इफेक्टिव कैपिटल। और ये तो ई अपॉन में एल को एल इंटू ई करेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा। तो y अपॉन एल को हम स्मॉल y लिखते थे विच इज द पर वर्कर आउटपुट, राइट। और यहाँ पर वर्कर इफेक्टिव आउटपुट, सो इट इज स्मॉल y कैप। पर वर्कर इफेक्टिव आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ पर वर्कर इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास आउटपुट फंक्शन, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि यहाँ पर जो इक्वेशन आती है, यहाँ जो इक्वेशन आती है कैपिटल स्टॉक चेंज की। और बेसिक सोलो मॉडल के अंदर कैपिटल स्टॉक को इन्फ्लुएंस करने वाले दो फैक्टर्स होते थे। कौन कौन से थे, पहला था हमारा इन्वेस्टमेंट और दूसरा था डेप्रिसिएशन, राइट। तो हमारे पास जो चेंज इन कैपिटल पर वर्कर आता था वो कैसे आता था, आवर इन्वेस्टमेंट माइनस दी डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये तो हमारे बेसिक सोलो मॉडल की बात हो गई। बेसिक सोलो मॉडल के बाद हमारे पास आया पॉपुलेशन ग्रोथ। जो इन्वेस्टमेंट होती थी उसका कैपिटल स्टॉक के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता था, जो डेप्रिसिएशन होती थी उसका नेगेटिव रिलेशन होता था, और जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ आई थी उसका भी नेगेटिव रिलेशन होता था, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट फैक्टर आता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है। अब क्या हुआ है, इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ी है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो एक वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है। अब क्या है कि पहले एक वर्कर जो था वो एक मशीन से काम चला रहा था, अब लेकिन एक वर्कर को 2 मशीनें चाहिए क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है तो वो काम ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब एफिशिएंसी बढ़ेगी या फिर टेक्नोलॉजी आएगी तो उसकी वजह से जो होगा, कैपिटल जो हमारे पास अवेलेबल कैपिटल थी वो कम पड़ जाएगी, राइट। तो कैपिटल स्टॉक के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा बाय द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, सो दैट इज G टाइम्स ऑफ कैपिटल। और यहाँ पे जो G होता है ये होता है रेट टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट का। टेक्नोलॉजी इज इंप्रूव्ड बाय द रेट ऑफ G, राइट। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होने के बाद हम प्रोडक्शन फंक्शन को कैप से बताते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी कैपिटल चेंज की, कैपिटल स्टॉक चेंज की, वो कैप में आएगी। दिस इज दिस एंड दिस, राइट। ये तो हो गई हमारे पास कैपिटल स्टॉक चेंज की इक्वेशन, राइट। अब इसको
चेंज इन कैपिटल पर इफेक्टिव स्टॉक इज इक्वल्स टू सेविंग्स एज इट इज रहेंगी, y को हम फंक्शन ऑफ कैपिटल पर इफेक्टिव लिख सकते हैं। आउटपुट को हमने इस वाले फॉर्म से रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम यहां से कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डेल्टा प्लस एन प्लस जी, राइट। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास स्टडी स्टेट लेवल। स्टडी स्टेट लेवल क्या होता था, जब चेंज इन कैपिटल स्टॉक जो होता था वो हमारा जीरो हो जाता था। एट द स्टडी स्टेट लेवल द चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज जीरो, राइट। व्हेन चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज जीरो, if change in capital stock is zero, so our investment is equals to this, which is break even investment, right? If change in capital stock is zero, our investment is equals to the break even investment. So at the steady state is equals to k cap delta plus n plus g, राइट। अगर हम यहां से इस स्लोप को नीचे ले आए, डेल्टा प्लस एन प्लस जी इज इक्वल्स टू के कैप अपॉन में एफ ऑफ के कैप, राइट। दिस इज द कंडीशन फॉर द स्टडी स्टेट लेवल विथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये तो हमारी इक्वेशन की बात हो गई और कंडीशन की बात हो गई, ठीक है, न्यूमेरिकली। अब हम इसे लेकर चलते हैं डायग्राम के ऊपर। यहां पर कैपिटल पर इफेक्टिव लेबर, यहां पर आउटपुट पर इफेक्टिव लेबर, राइट। अब हमें क्या क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन फंक्शन चाहिए स्टडी स्टेट लेवल के लिए और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये तो हमारी हो गई इन्वेस्टमेंट फंक्शन, दैट इज एस फंक्शन ऑफ पर इफेक्टिव वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डेप्रिसिएशन फंक्शन। अब जो डेप्रिसिएशन फंक्शन था वो बेसिक सोलो मॉडल के अंदर बहुत ज्यादा फ्लैट था, जब पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो और थोड़ा स्टीप हो गया। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है तो ये फंक्शन जो होगा वो थोड़ा और ज्यादा स्टीप हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा प्लस एन प्लस जी इंटू में के कैप, राइट। दिस इज द पॉइंट एक्स which is known as steady state or the equilibrium for the economy, and this is the equilibrium level of capital per effective worker, right। अब यहां से दो केसेस हैं, इस वाली इक्वेशन को लेकर चलते हैं। जब हमारा जो कैपिटल स्टॉक है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट से, इस वाले पॉइंट पे लाई करेंगी, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करेंगे। और दूसरा केस आता है हमारे पास जब हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस में चेंज इन कैपिटल स्टॉक नेगेटिव आएगा तो हम कैपिटल स्टॉक को डिक्रीज करेंगे, समथिंग यहां से यहां पर जाएंगे, ये वाले पॉइंट्स पर से इस पॉइंट पर जाएंगे, राइट। ये तो था हमारा पहला टॉपिक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब हमारे पास आता है सेकंड पार्ट, इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जो कि एक पूरे के पूरे सोलो मॉडल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। कि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट तो हो गया, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी में जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, राइट। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बेसिक सोलो मॉडल से, ताकि हमें इसे समझना थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिक सोलो मॉडल था, बेसिक सोलो मॉडल में हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो डेप्रिसिएशन के बराबर आती थी, ठीक है। उसे हम स्टडी स्टेट लेवल कहते थे, जो कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इकोनॉमी होता था, राइट। अब सपोज करो कि अगर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन के बराबर नहीं है, तो फिर कम है या ज्यादा है, उसके लिए हम क्या करते थे, सेविंग रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते थे, जिसकी वजह से हमारे कैपिटल स्टॉक की मूवमेंट होती थी, राइट। जब
सेविंग रेट को हम इंक्रीज करते थे तो सेविंग रेट के बढ़ने से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ जाती थी, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे सेविंग्स में तो हमारी इकोनॉमी की थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ जाएगी, ठीक। बट वहां पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी इफेक्ट होता था, टेम्परेरी इंक्रीमेंट होता था हमारी ग्रोथ के अंदर और कैपिटल स्टॉक के अंदर, ठीक है, जिसे हम कहते थे लेवल इफेक्ट। तो वहां पर क्या होता था कि जो ग्रोथ में इफेक्ट आता था वो सिर्फ टेम्परेरी इफेक्ट आता था, जिसे हम लेवल इफेक्ट कहते थे, राइट। वो ग्रोथ इफेक्ट नहीं था, सिर्फ लेवल इफेक्ट था, क्योंकि वो सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पे आया था, परमानेंट नहीं आया था। हमने थोड़ी सी सेविंग्स बढ़ाई, थोड़ी सी ग्रोथ हमारी बढ़ गई। अगर सेविंग्स हम कर देंगे तो हमारी ग्रोथ दोबारा से कम हो जाएगी, और एक बार सेविंग बढ़ाने पर हम दोबारा से स्टेडी स्टेट लेवल पर जाकर स्टेबल हो जाते थे। तो इसलिए वहां पर हमारी जो ग्रोथ होती थी वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल था वो भी इंक्रीज हुआ n टाइम्स। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ n टाइम्स और आउटपुट भी इंक्रीज हुआ n टाइम्स, राइट। बट उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का जो आउटपुट था वो एट द रेट n बढ़ तो गया, हमारी ग्रोथ तो हुई n टाइम्स, बट हमारी इकोनॉमी में जो पर वर्कर आउटपुट था वो फिर भी कांस्टेंट रहा। वहां पे हमारी ग्रोथ हुई n टाइम्स, इसलिए हमने कहा वो जो ग्रोथ हुई थी वो हमारी वो क्लोज टू सस्टेन्ड ग्रोथ थी, पर पूरी तरह वो भी सस्टेन्ड नहीं थी। वो पूरी तरह सस्टेन्ड इसलिए नहीं थी क्योंकि पर वर्कर आउटपुट वहां पर भी कांस्टेंट रहा था, ठीक है। अब आती है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में हम देखते हैं कि जब हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो पर इफेक्टिव आउटपुट इंक्रीज होगा, पर इफेक्टिव आउटपुट इंक्रीज हुआ, पर इफेक्टिव कैपिटल इंक्रीज हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो इंक्रीज होगी। एक एग्जांपल लेके देखो कि एक इंसान है, वो काम कर रहा है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है तो उसकी जो एफिशिएंसी थी वो भी इंक्रीज हो गई है। अब वो काम ज्यादा कर रहा है तो उसके पास इनकम ज्यादा आएगी, और जब उसके पास इनकम ज्यादा आएगी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं ओनली टेक्नोलॉजी इज अ factor which shows the sustained growth in the solo model, right। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल कैपिटल स्टॉक होगा, जो टोटल आउटपुट होगा वो तो इंक्रीज करेगा n+g टाइम्स, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ी थी और टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई थी, ठीक है। तो टोटल आउटपुट और टोटल कैपिटल स्टॉक n+g टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पर वर्कर आउटपुट होगा, पर वर्कर आउटपुट और पर वर्कर कैपिटल होगी वो इंक्रीज करेगी g टाइम्स, ठीक है। और पर वर्कर इफेक्टिव आउटपुट और पर वर्कर इफेक्टिव कैपिटल जो होगा वो रहेगा कांस्टेंट। So that we can say that the technology is the only factor which shows the sustained growth in the solo model। ये तो हमारा था पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो गोल्डन रूल लेवल का क्राइटेरिया किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा आउटपुट पर वर्कर आउटपुट था वो दो चीजों में डिवाइडेड होता था, कंजप्शन पर वर्कर और इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कंजप्शन आता था, कंजप्शन इज इक्वल्स टू आउटपुट पर वर्कर माइनस इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, ठीक है। और गोल्डन रूल होता क्या था, गोल्डन रूल एक ऐसा स्टडी स्टेट लेवल होता था जहां पर कंजप्शन लेवल मैक्सिमाइज होता था, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहां से हम आउटपुट को फंक्शन ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ लिखा है ना, तो यहाँ पे कैप तो आएगा ही आएगा, कैप लगा देते हैं हम, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी तो इंप्रूव हो चुकी है। तो कंजप्शन इज इक्वल्स टू आउटपुट, और जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो डेप्रिसिएशन के बराबर होती थी। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, और ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट क्या है, डेल्टा प्लस n प्लस जी इंटू के कैप। यही तो है हमारे पास ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, राइट। अब हमारे पास ये तो आ गया, कंजप्शन आ गई हमारे पास। अब कंजप्शन लेवल को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते थे, कंजप्शन के साथ स्टार लगा देते थे। सो सी कैप स्टार is equals to f k cap star minus delta plus n plus g
के कैप स्टार। ठीक है, अब कंजप्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। कंजप्शन को मैक्सिमाइज करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमाइज के लिए। सो डेल सी कैप स्टार अपॉन में डेल के कैप स्टार विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ डैश के कैप स्टार माइनस ये 1 हो जाएगा, बचेगा डेल्टा प्लस एन प्लस जी, पुट करेंगे इक्वल्स टू 0, राइट। दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। सो एफ डैश के कैप स्टार is equals to delta plus n plus g, which is marginal product of capital per effective worker is equals to delta plus n plus g, right। ये तो आ गया गोल्डन रूल लेवल के लिए कंडीशन। ठीक है, अब लेकर चलते हैं इसको डायग्राम के ऊपर। कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर, ठीक है, यहां पर आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर एंड इन्वेस्टमेंट एंड ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारे पास 0। सबसे पहले आएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन डेल्टा प्लस एन प्लस जी इंटू के कैप स्टार। ठीक है, उसके बाद आएगा आउटपुट फंक्शन वाई कैप स्टार। ठीक, कंडीशन क्या थी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ पर वर्कर इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस एन प्लस जी, राइट। दिस इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज द स्लोप ऑफ डेप्रिसिएशन, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन, राइट। अब इसका स्लोप इसके बराबर, यानी कि जो मार्जिन हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसका स्लोप जो है वो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बराबर है, तो इसका स्लोप इस फंक्शन के पैरेलल होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, दिस इस पॉइंट के ऊपर जहां पे ये टेंजेंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर हमारी कंजप्शन लेवल मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्योंकि कंजप्शन मैक्सिमाइज लेवल की कंडीशन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ डेप्रिसिएशन फंक्शन या फिर ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हो गया, दिस इज द कंडीशन। और ये जो होता था के कैप स्टार विथ गोल्ड, ठीक है, और ये जो हमारी होगी ये हो गई रिक्वायर्ड सेविंग्स, एस वाई cap star, you can say S function of K cap star, right? This is the diagram for the golden rule level. अब next आता है हमारे पास implications of the Solow model, right? यहां पर हमारी जो सबसे पहली इंप्लीकेशन आती है वो ये है कि जब हम सेविंग रेट को बढ़ाते हैं तो हमारा आउटपुट भी बढ़ता है और कैपिटल स्टॉक भी बढ़ जाता है, लेकिन सेविंग बढ़ने के कारण इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेवल इफेक्ट आता है, ग्रोथ इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोलोवियन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर सेविंग बढ़ने के कारण इकोनॉमी में सिर्फ टेम्परेरी चेंज आया है, परमानेंट चेंज नहीं आया। दिस इज आवर फर्स्ट इंप्लीकेशंस ऑफ द सोलो मॉडल, राइट। दूसरी इंप्लीकेशन आती है हमारी कि सेविंग रेट बढ़ने के कारण जो आउटपुट में ग्रोथ होती है वो कैपिटल स्टॉक में ग्रोथ होने के कारण होती है, ठीक है, लेकिन
कैपिटल स्टॉक भी बढ़ गया और आउटपुट भी बढ़ गया और सेविंग्स भी बढ़ गई, लेकिन उसके बाद भी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहता है, राइट? बाय इंक्रीज इन सेविंग्स ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट विल बी कांस्टेंट। और थर्ड इंप्लीकेशन आती है हमारी कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि सारी की सारी इकोनॉमीज, चाहे वो कितनी भी पुअर हो, चाहे वो कितनी भी रिच हो, सारी की सारी इकोनॉमी सेम लेवल ऑफ स्टडी स्टेट लेवल को अप्रोच करती हैं, यानी कि सारी की सारी इकोनॉमी एक ही जगह पर जाके इक्विलिब्रियम पे पहुंचती हैं, जहां पर वो स्टडी स्टेट लेवल अचीव कर लेती हैं। और उनके जो स्टडी स्टेट लेवल अचीव करने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, और वो कौन कौन से हैं? सेविंग रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ और लास्ट है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, राइट? इसका मतलब होता है कि चाहे एक पुअर इकोनॉमी है, चाहे एक रिच इकोनॉमी है, अगर दोनों इकोनॉमी का सेविंग रेट सेम है, अगर दोनों इकोनॉमीज का सेविंग रेट सेम है, तो वो सेम स्टडी स्टेट लेवल को अप्रोच करेंगी इन द लॉन्ग रन, राइट? तो ये तो था हमारा सोलो मॉडल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और नए टॉपिक के साथ।